सफल वही है जो समय के साथ चलता है, आने वाले समय को भांपकर हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए सदैव तत्पर रहता है। सोचिए तो ज़रा, जो उम्र खेलने कूदने पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में हमारी आज की अतिथि ने एक उपन्यास रच डाला। यही नहीं, झारखंड ज्ञानोदय विशेषांक, हंस, सत्ता विमर्श और दलित विशेषांक, जनसत्ता, लोकमत, उत्सव अंक 3 बार, विश्व गाथा, लेखनी नेट आदि कहानी विशेषांकों में कहानियों सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में 400 से अधिक विविध वर्णी रचनाएं हैं। और इसके अतिरिक्त आपने उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, यात्रावृत्त, अद्यतन बहुत कुछ रचा है। और साथ ही साथ आपकी रचनाएं शोधार्थियों को लाभान्वित कर रही हैं। आपकी पुस्तकें शोध कार्यों में शामिल हैं। मान सम्मानों की क्या कहने। दर्शकों, आपका अधिक समय नहीं लेते हैं और शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपनी आज की अतिथि अनीता रश्मि जी को। अनीता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मन का में। नमस्कार। अनीता जी, आप एक बेहतरीन लेखिका हैं। अगर मैं पूछूं कि लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली, तो आप क्या कहेंगे? पढ़ने का संस्कार हम लोगों को बचपन से ही मिला था। घर में बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, तो कहना चाहिए लेखन की प्रेरणा हमें उन्हीं किताबों से मिली। पत्रिकाएं और पुस्तकें आती थी मूर्धन्य लेखों की, राजेंद्र यादव, आचार्य चतुरसेन, मालती जोशी, मनु भंडारी, शिवानी आदि की बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी पुस्तकें हमने काफ़ी कम उम्र में पढ़ ली। तो एक तो मुझे लगता है कि उसका असर रहा होगा और पाठक से लेखक बनने की ओर रुझान बढ़ गया होगा। और दूसरा एक है कि हमारे एक भैया थे, फुफेरे भाई थे, वो नासा में काम करते थे, लेकिन लेखन के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। वो लिखा करते थे। उन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया था। तो हो सकता है कि मन पे कहीं ना कहीं उस भैया का भी असर हो और हमने कलम पकड़ ली हो। बहुत छोटी उम्र में पकड़ ली थी। ऐसे घर पे और कोई भी लेखक नहीं रहा कभी भी। ये भी अच्छा है कि आप लिखती हैं, परिजन पढ़ते हैं। अनीता जी, आपने बहुत कुछ लिखा है और विविध विधाओं में लिखा है। अपनी रचनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। रचनाएं जो हैं वो अपनी विधा आप चुन लेती रही हैं शुरुआत से ही। कौन सी रचना कविता बनेगी, कौन सी लघु कथा, कौन सी रचना उपन्यास के रूप में ढल जाएगा और कौन सी रचना कहानी के रूप में, यह मैं तय नहीं करती, ये खुद रचना तय करती है। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ देखने को मिला आसपास सभी जगह। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो छूता रहा, जो भी चीज़ें छूती रही, जो विसंगतियाँ, जो संवेदनशीलता के साथ मेरे को तकलीफ़ देती रहीं, वो विभिन्न विधाओं में खुद ब खुद ढल जाती रहीं। पहली पुस्तक मैंने जो लिखी थी वह छोटा सा उपन्यास के रूप में,
और उस लघु उपन्यास में मैंने स्त्री जीवन को आधार बनाया था। विद्यार्थी थी उस समय, तुरंत एग्ज़ाम देकर निकली थी स्नातक का, तो स्वाभाविक सी बात है कि असर था थोड़ा विद्यार्थी जीवन का। तो कहानी की शुरुआत या उपन्यास की शुरुआत ही हुई है उस बात से, और उसकी शुरुआत की 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी। गुलमोहर के नीचे लघु उपन्यास की शुरुआत की। 4 पैर बढ़ते हुए गुलमोहर के नीचे आकर रुक गए। तो इस उपन्यास में प्रेम की भी कहिए उष्मा है, और स्त्री जीवन की त्रासदी की भी, और विरोध भी है। पति जब देखती है कि पति उससे मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से जुड़ नहीं पाया, तो वो स्त्री अपने पति का त्याग करती है। यह 90 का उपन्यास है, मतलब वास्तव में लिखा गया था 78 में, और 90 के दशक में इसमें मैंने कहलवा दिया, या उसी समय 78 में, कि अगर स्त्री को लगता है कि वह मन के अंदर नहीं है, तो और उसके लायक न्याय नहीं हो पा रहा है, तो उसे प्रतिकार करना चाहिए। तो वह स्त्री अपने पति को छोड़कर चली जाती है बाहर, और इसमें सामाजिक ताना बाना, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन है। दूसरा उपन्यास दूसरे साल ही लिखा, और वह किसानों पे था। हम लोग प्रायः समझते हैं या फिल्मों में देखते रहे, वो उम्र थी काफ़ी कच्ची, तो फिल्मों में देखते रहे हैं कि किस तरह किसान जीवन या गांव कितना रोमांटिक हम लोगों को लगता रहा है, खूबसूरत बस। लेकिन जब मैं ससुराल गई तो लेखन का विस्तार भी हुआ, और विषय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, और कहानियों में, लघु कथाओं में, कविताओं में गांव, समाज, देश सब कुछ मिलेगा, पर्यावरण जो आज की ज़रूरत भी है। तो इस तरह से 14 किताबें विविध वर्णें आ गई, जिसमें आज का समय, समाज, सरोकार, सारा कुछ नज़र आएगा। आपकी रचनाएं शोधार्थियों को लाभान्वित करती हैं, कैसा महसूस करती हैं? बहुत सही प्रश्न किया आपने कि शोधार्थियों को लाभान्वित करती हैं किताबें। स्वाभाविक है, आज शोधार्थी किताबें आकर ले जाते हैं, और झारखंड के स्त्री उपन्यासकारों, स्त्री कहानीकारों पे जो काम हो रहा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, उस पे मेरी कहानियाँ भी शामिल की गई हैं। मेरे उपन्यास रांची यूनिवर्सिटी में उषा मांझी जी ने, एक शोधार्थी हैं, उन्होंने उपन्यासों पे काम किया है, महिलाओं का खासकर। तो उसमें भी उन्होंने मेरे दोनों उपन्यास पे बहुत ही अच्छे ढंग से शोध किया है और उसको शामिल की है, और उसमें उन्हें डिग्री भी मिल चुकी है। बाहर भी मेरी कई रचनाओं पे स्वतंत्र रूप से तो अभी नहीं, लेकिन कई रचनाओं को शोधों में शामिल किया गया है कई जगहों पे, राष्ट्रीय स्तर पे। तो यह जो है स्वाभाविक है कि आपको छूता भी है और आपको अपने कर्म के प्रति आश्वस्त करता है, क्योंकि एक समय आप नहीं रहेंगे, आप अमर नहीं हैं। लेकिन आपकी रचनाओं को अगर किसी ने ध्यान दिया रचनाओं पर और उसको शामिल की गई है, अगर वो रचनाएं या कृतियाँ आपकी किसी शोध में, तो स्वाभाविक है वो जीवित रहेंगी और वो बताएंगे कि आपके लेखन का स्तर क्या था, आपकी संवेदना की स्थितियाँ क्या थी, आपको कौन सी चीज़ें छूती थी, और वह आपको जीवित रखने में सहायक बनेंगी। तो स्वाभाविक है कि अच्छा ही अनुभव हुआ है। सुमन जी, आपने सही पूछा कि कैसा अनुभव हुआ। तो ये हर लेखक को अच्छा ही लगेगा कि उसकी रचनाएं शोध का विषय बने, शोध में शामिल की जाए। अनीता जी, सोशल मीडिया में आपकी काफ़ी सक्रिय भागीदारी है, कैसे जुड़ी आप, कुछ बताएं। सही बात बताऊं सुमन जी, मैं सोशल मीडिया में पहले नहीं सक्रिय थी, बल्कि लेखन में रत रहते हुए भी, बहुत काम करते हुए भी
मैं अपनी रचनाओं को सामने लाने में भी बहुत संकोच करती थी। मेरा एक पाठक वर्ग था, वो पढ़ता था, बल्कि कहिए कमलेश्वर जी आदि ने भी पढ़ी और विष्णु प्रभाकर जी ने भी, और प्रतिक्रियाएं दी। विष्णु प्रभाकर जी ने तो एक कहानी को पढ़कर यहाँ तक कह दिया कि मैं इस विषय पे लगातार सोच रहा हूँ, इस पे कहानी लिखने। हाँ, वह उसका प्रस्तुतिकरण दूसरे ढंग से होगा, लेकिन इस विषय पे मैं लिखना चाह रहा हूँ। कमलेश्वर जी ने भी मेरी रचनाओं को काफ़ी पहले पढ़ा था, जब नवतारा में निकला करती थी। नवतारा भारत यावत की पत्रिका थी, तो उन्होंने शायद मुंबई से गंगा पत्रिका निकाली थी, उसे उन्होंने भेजी थी और चाहा था कि मैं उसमें अपनी रचनाएं भेजूं। उन्होंने आमंत्रण दिया था, तो वो लोग खुद ब खुद पढ़ रहे थे और पसंद कर रहे थे बहुत ज़्यादा ही। जब मेरी रचना हंस के सत्ता विमर्श में आई, तो इतने मंचों से मुझे आमंत्रित किया गया, जुड़ने को कहा गया। हंस के सत्ता विमर्श और दलित विशेषांक में वो रचना आई थी, मृग मरीचिका का अपभ्रंश। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद मैं भंगी जाति की हूँ और इसीलिए इतने प्रामाणिक ढंग से लिख पाई हूँ। तो बहुत सारे लोग जोड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस कहानी को 8वें नंबर पे नहीं होकर और पहले होना चाहिए था। तो कहने का तात्पर्य यह कि पाठक वर्ग पढ़ रहा था मेरी रचनाओं को और पसंद भी शायद उन्हें आ रही थी, लेकिन मैं खुद उन्हें प्रचारित करने के प्रति बहुत लालायित नहीं थी, या कहिए बहुत ध्यान नहीं रखती थी। बीच में मेरा थोड़ा सा डिप्रेशन की स्थिति बनी, घरेलू कुछ परिस्थितियों या कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण, तो उस समय मेरा लिखना भी थोड़े कुछ दिनों के लिए छूट गया था। तो मुझे घर वालों ने एक स्मार्टफोन लेकर दिया और जिद सा मचाया कि तुम इस पे लिखो। उन लोगों ने मेरा अकाउंट खोल दिया, फेसबुक अकाउंट, और कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया उन लोगों ने, और बार बार कहा कि लिखिए। और मैं नहीं लिख पा रही थी। सही बात ये थी कि कुछ दिन मैं नहीं लिख पा रही थी। तो मैंने अपनी पुरानी कविताओं की और बहुत सारी पन्ने पे बिखरी हुई रचनाओं को मैंने सहेजा, और उसके लिए जैसे ककहरा सीखते हैं ना, वैसे सीखने की शुरुआत की। एक एक शब्द को मैंने मोबाइल पे टाइप किया और धीरे धीरे करके उस पर सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। बाद में समझ में आया कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप एक बृहद पाठक वर्ग तक पहुंचते हैं। आपने जो कार्य किया है अब तक, उसे प्रस्तुत करने के साथ साथ यदि समाज में आप कुछ बदलाव चाहते हैं, या यह चाहते हैं कि जो भी पर्यावरण से संबंधित बातें हों या जो भी स्थितियां हों, जो भी विसंगतियां विषमताएं हों, सामने आए और उसको आप रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसके लिए एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के समय में, लोगों से जुड़ने के लिए भी और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी। जब मैं फेसबुक से जुड़ी तो मुझे बहुत पुराने लोग मिले जो मेरे साथ शुरुआत में छपा करते थे। करीब 31 साल बाद भारत यावर भाई भी मिले, महावीर राजी जी मिले, तरसेम गुजराल जी मिले, और बहुत सारे ऐसे लोग जो शुरुआत में हम एक ही पत्रिकाओं में छपते थे, उनसे मुलाकात हुई, नए लोगों से भी। तो सोशल मीडिया आज के डेट में एक बहुत ज़रूरत बन पड़ी है सभी के लिए। और मैंने उसके बाद इसी मोबाइल पे करीब 6-7 किताबें लिखी हैं, उसमें से 5-6 छप चुकी हैं। और मैं रचनाओं को छपने के बाद सामने लाने के बारे में सोच पाती हूँ। पहले मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन कहूँ अभी भी मुझे बहुत संकोच होता है फेसबुक पर अपनी रचनाओं को सामने लाने में, या प्रकाशित चीज़ों को, या अपनी उपलब्धियों को। तो उस संकोच पे मैं पांव धर के ही एक तरह से सामने लाती हूँ, लेकिन आप इसके प्रभाव से, इसकी पहुँच से आप इनकार नहीं कर सकते। व्हाट्सएप ग्रुप की जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोगों ने जोड़ दिया मुझे, तो स्वाभाविक सा है कि उनकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से सामने आऊँ,
अपनी उपलब्धियों के माध्यम से, और साथ में जो लोग कुछ कार्य कर पा रहे हैं उनके कार्यों को देख पाऊँ। तो इसलिए भी सोशल मीडिया के साथ मेरा जुड़ाव और सक्रियता है कि जो लोग लिखते हैं, अगर मैं सबका नहीं भी पढ़ पाऊँ तो बदल बदल कर पढ़ती सभी की हूँ, और प्रतिक्रिया देने की ज़रूर कोशिश रहती है मेरी। और अपनी कुछ उपलब्धियों या कुछ रचनाओं को सामने डालती हूँ, कुछ को छिपा ले जाती हूँ आज भी। तो आज के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे भी देखिए, सारी पत्रिकाएं, सारी पुस्तकें तो कोई पढ़ नहीं सकता, तो ऐसे में सोशल मीडिया का जो महत्व है बहुत बढ़ गया है आज। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली हालत हो जाएगी किताबों और रचनाओं की प्रकाशन के बावजूद। इसलिए सोशल मीडिया आज की ज़रूरत और उससे जुड़ना हम जैसे रचनाकारों के साथ साथ पाठकों, दर्शकों और लोगों की भी ज़रूरत बन पड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अनीता जी, मैंने सुना है कि आपने एक लघु फिल्म में अभिनय भी किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी सुमन जी, आपने सही सुना है। भाग कर शादी नामक एक लघु फिल्म थी जिसे स्पेनिन के कुमार संजय जी ने बनाया है। निर्देशन उनका, लेखन भी उनका। वो डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जी के बेटे हैं। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जी जो नाटक में जिनका बहुत नाम है, तो कुमार संजय जी ने भी अपने पिता के पदचिन्हों पे चलते हुए नाटकों पे बहुत कार्य किया है। उनकी 20-25 से अधिक किताबें आ चुकी है नाटकों पे। तो उन्होंने अब शॉर्ट फिल्में बनानी शुरू की और उसमें एक में मुझे माँ का रोल दिया। तो वह अनुभव भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए कि मुझे दो बातें देखने को मिली उसमें कि कितनी मेहनत करते हैं अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, और दूसरी कि बहुत कम संसाधन में भी केवल कलात्मक अभिरुचि रहने के कारण कोई कितना काम कर सकता है। यह संजय जी के कार्य को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, और उसमें मैं माँ बनी हूँ, नीरज जी पिता बने हैं, और 2 बच्चों की कहानी है। इसमें हास्य का पुट है, मैं गंभीर माँ ऐसे बनी हूँ, बाकी लोग हास्य की ओर। तो यह मेरा, जब युवावस्था में मैं छात्र जीवन में थी तो मुझे थोड़ी, एक बार कहिए कीड़ा काटा था मुझे एक्टिंग का, हालांकि कर नहीं पाई। तो शायद अवचेतन में बैठा हुआ था, मुझे अवसर लग गया तो मैंने उस फिल्म में काम किया। ऐसे मेरी एक लघु कथा पे अनिल पतंग जी ने फिल्म बनाई है। लघु कथा का शीर्षक चंदन। वह माटी पे है, खेत पे है। तो कभी अवसर लगे, दोनों फिल्में YouTube पे हैं, अगर अवसर लगे तो आप देख सकते हैं। अनिल पतंग जी के द्वारा निर्मित चंदन नामक लघु कथा पर आधारित फिल्म, और संजय जी के द्वारा, कुमार संजय जी के द्वारा निर्मित भागकर शादी। बड़ी ही सुंदर लघु फिल्म और गहरा संदेश। अनीता जी, आजकल नवोदित लेखक, कवि उभर कर सामने आ रहे हैं, उनके बारे में भी कोई संदेश दीजिए, कुछ कहिए, अपने अनुभव इत्यादि। संदेश, हम लोग अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि किसी को संदेश दें। ये बड़े लेखकों का काम है। अभी तो मैं, मंजिल तो है, मिली भी नहीं, मिल भी नहीं पाएगी तुरंत। अभी तो मैं उस राह पे बढ़ रही हूँ, तो मैं क्या संदेश दूँ। लेकिन फिर भी एक बात कहूँगी कि लेखन से पहले पढ़िए, बहुत पढ़िए, क्योंकि वही परिमार्जित करेगा। आप जितना पठन पाठन से जुड़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना समझ पाएंगे समाज को भी। पढ़ना केवल किताबें ही नहीं, पढ़िए जीवन को भी, पढ़िए लोगों के भाव को भी।
पढ़िए परिस्थितियों को भी। और किताबें पत्रिकाएं तो पढ़नी ही चाहिए, उन्हें बचाने के लिए भी और अपने लेखन को परिमार्जित करते रहने के लिए भी। ऐसा मुझे महसूस होता है कि हर लेखक को बहुत पढ़ना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लेखकों की लेखनी से उन्हें रूबरू ही नहीं होना चाहिए, निरंतर उसमें डूबना चाहिए और तब लेखन का स्तर बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। धन्यवाद, अच्छे प्रश्न थे आपके। अनीता जी, आप हमारे मंच पर आईं और आपने अपनी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं, आपका धन्यवाद और आभार। बहुत धन्यवाद सुमन जी। कोना मन का अपने चैनल में आपने मुझसे जुड़ने की ख्वाहिश रखी और मेरे साथ कुछ प्रश्नों के साथ आप मेरे साथ रहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह बृहद पाठक वर्ग से साथ जुड़ने का एक और अवसर। दर्शकों, आप कहीं ना जाइएगा, कोना मन का को देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल को और लाइक सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्व रखती है। धन्यवाद।